सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो वो अब तक होशो-हवास से बेगाना पड़ी थी। उसने आहिस्ता से उसे हिलाया। उसे अब तक होश नहीं आया था या उसने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाई इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके ज़रा से सख्ती से हिलाने पर वो मदहोशी से करवट बदल कर फिर सो गई। उसने जो भी चीज़ ली थी उसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। यकीनन उसने नॉर्मल बेहोशी वाली दवाई ली थी जिसका असर 8 से 10 घंटे तक ही रहने वाला था। वो पुरसकून सा होकर फ्रेश हुआ और फिर कमरे से निकल गया। आज उसका वलीमा भी था और उसने सब कुछ खुद ही करना था। वैसे तो रात राहील उसकी बारात के साथ ही वापस आने वाला था, लेकिन सहरिश की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो रास्ता बदल गया और अब वो वलीमे पर उसे ज्वाइन करने वाला था। सो उसका इंतज़ार करते उसने अपने मुलाजिम से वलीमे की तैयारियों के बारे में डिटेल्स ली। जी सर, तैयारी बहुत बड़े हॉल में की गई है, सब लोग वहीं पर ही आएंगे। आप एक दफ़ा खुद भी साथ चल कर देख लें कि हमने कैसी तैयारी की है। मुलाजिम उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ चलो पहले वो देख लेता हूँ, बाकी यहाँ का सब कुछ बाद में देखा जाएगा। वो कहते हुए आगे बढ़ गया। उसके घर के पिछली तरफ एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे उसने स्पेशली अपने वलीमे के लिए खुलवाया था। उसके घर की सारी बड़ी पार्टीज़ वहीं पर होती थी, जहाँ पर उसके दोस्त वगैरह आकर अपने वक्त को रंगीन करते और वो अच्छे से वक्त गुजार जाते थे उसके साथ। आज वो वलीमे के लिए भी काम आ रहा था। उसकी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा सा छाया हुआ था। ये जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। शायद इससे पहले कभी उसने यहाँ कदम रखा हो। आंखें खोलते वो उठकर बैठ गई। उसका जहन उस वक्त पूरी तरह बेदार नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ है। वो नीम अंधेरे में हर तरफ निगाहें फेर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ याद आया। कल शादी हुई थी, वो दामियार शाह के साथ उसके घर आई थी और ये वही बेडरूम था जहाँ उस पर उसकी आबरू को रोनने की कोशिश की गई थी। सब कुछ उसके जहन के पर्दों पर रोशन होने लगा। कल रात वो इसी बेड पर उसके ऊपर झुका था और फिर उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं। उसने उसे मारते हुए साइड टेबल से लैंप जलाया था। उसने हाथ मारते हुए साइड टेबल पर पड़ा लैंप जलाया। कमरे में अब काफ़ी रोशनी थी। सामने नजर आने वाले वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ी जहाँ 11 बज रहे थे, यानी बाहर दिन चढ़ाया था। एक नया दिन तुलू हो चुका था। उसने एक नज़र अपने कपड़ों को देखा। उसके जिस्म पर सादा सा नाइट ड्रेस था। तो क्या वो अपनी हवस पूरी कर चुका था? क्या वो उस पर अपना शोहर होने की मोहर लगा चुका था? कुछ सोचते वो बेड से उठकर आईने के सामने आए। क्या सच में दामियार शाह उसे अपने नाम कर चुका था? वो उसे इतना अच्छा तो हरगिज़ नहीं समझती थी कि वो सारी रात उसके सामने रहे और उसके साथ कुछ भी ना करे, लेकिन उसे अपने आप में किसी तरह की कोई चेंजिंग महसूस नहीं हो रही थी। जबकि अम्मी ने उससे कहा था कि वो जब उसके करीब आएगा वो बदल जाएगी, पूरी की पूरी बदल जाएगी। अम्मी ने कहा कि हर औरत मोहब्बत कर बैठती है, मतलब कि उसके दिल में अपने आप दामियार के लिए नरमी पैदा हो जाएगी, वो उसे अपने शोहर के रूप में कबूल करने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। नहीं, उसने कल रात कुछ नहीं किया। यकीनन कल सारी रात वो अपनी हार का शोक मनाता रहा होगा। इस सोच के साथ ही उसके लबों को एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट छू गई। हाँ, उसको तो उसकी पसंद की औरत चाहिए थी ना। उसने कौन सा कभी किसी का इंतज़ार किया था। ये लम्हा तो उसे बहुत मन्नतों मुरादों के बाद मिला था। वो इतनी आसानी से तो उसके सामने हार नहीं सकता था। तो दामियार शाह, कल रात तुम्हारे जज्बात चकनाचूर हो गए। अफसोस, सद अफसोस। वो मुस्कुराते हुए अपने आप को आईने में देखती दामियार शाह की हालत का सोचकर हंस रही थी। मुझे यकीन है तुम्हें सारी रात सुकून की नींद नहीं आई होगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी सुकून की नींद सोने भी नहीं दूंगी। जिस तरह तुमने मेरा सुकून छीना है ना, इसी तरह मैं तुमसे तुम्हारा सुकून छीनूंगी। वो पुरसकून अंदाज में कहती अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। लेकिन हाँ, जहन में एक चीज़ ज़रूर आई कि शायद कल रात उसका लिबास दामियार शाह नहीं बदला। इस सोच ने उसका चेहरा लम्हों में सुर्ख कर दिया, लेकिन अपने आप पर यह कैफियत उसने ज़्यादा देर हावी नहीं होने दी। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो पहली निगाह सामने शीशे पर ही उठी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती शीशे के सामने आ चुकी थी, जबकि कमरे में अपने अलावा किसी और को महसूस करके उसने फ़ौरन ही सोफे की जानिब देखा, जहाँ हाथों में सिगरेट पकड़े वो सुकून से बैठा उसी को ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड, कैसे हैं आप? रात कैसी गुजरी आपकी? यकीनन आपकी बीवी ने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी इस मासूमाना मगर शरारती शैतानी मुस्कुराहट पर वो भी हंस दिया। पहलू में इतनी हसीन बीवी हो जिसकी खुशबू सारी रात डिस्टर्ब करती रहे, वो रात कैसी गुजर सकती है? वो उसकी तरफ देखते हुए उल्टा सवाल करने लगा, जबकि उसको इतना पुरसकून देख इज़ा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अच्छा, अगर इतना ही तंग कर रही थी आपकी बीवी की खुशबू तो आप अपनी हवस मिटाते, अपना हक जताते। वो कुछ खोजते हुए बोली, तो तुम्हें सच में अभी तक ये गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी खुशबू तक महदूद रहा? वो उठकर उसके पास आते सवालिया अंदाज में बोला, क्या मतलब?
वो हैरानगी से पूछने लगी, नहीं, कल रात उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। दामियार उसके पास नहीं आया था, उसने उसे छुआ तक नहीं था। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि उसका शोहर उससे अपना हक वसूल लेता और उसे खबर भी ना होती। वो हैरानगी से उसे अपने करीब आते देख रही थी। जब वो उसके पास आते हुए आहिस्ता से उसको खुद से लगा गया था। मतलब मेरी जान, बर्फ़ वाली तूफ़ानी रात में मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कल की रात बहुत हसीन गुजरी, तुम्हारी सोच से ज़्यादा हसीन। मुझे लगा तुम ड्रामेबाजियाँ करोगी, सताओगी मुझे, लेकिन नहीं, तुमने तो हथियार डाल दिए। कौन सी दवा खाकर सोई थी कि किसी चीज़ का होश नहीं रहा? मतलब मैं ठीक थी उस रात, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। वो यकीन से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। और तुमने कल रात भी मेरे साथ कुछ नहीं किया, राइट? रॉन्ग। वो बस एक लफ्ज़ बोला, जबकि ईज़ा उससे आगे कुछ बोल नहीं सकी। आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, कल रात कुछ नहीं हुआ, वो सख्ती से बोली तो दामियार कहका लगा कर हंसा। अगर कल का झूठ बोल रहा हूँ तो आज की रात भी तुमने मेरे साथ ही गुजारनी है। आज तुम्हारे सारे वहम दूर कर दूंगा। वो मज़े से उसका चेहरा देखते बोला। कल रात खुद अपने आप को उसके हवाले करके वह आंसू बहा रही थी। वैसे इज़ू जानू, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? वैसे तुमने खुद ही तो चिट में लिखा था ना, अपनी हवस पूरी कर सकता हूँ मैं। तो अब आंसू क्यों बहा रही हो? ये रोना धोना क्यों कर रही हो? वो उसके चेहरे से आंसू साफ करते सवालिया अंदाज में बोला था। घर में खामोशी छाई हुई थी। शाम के उस मंजर के बाद कोई मुस्कुराया नहीं था। जरान खामोशी से अपने कमरे में आ गया था। इबादत जब तक कमरे में वापस आई तब तक वो सो चुका था या शायद नहीं सोया था, लेकिन उसने इबादत से कोई बात नहीं की थी। इज़ा के चले जाने के बाद जैसे सारा माहौल ही बदल गया था। इज़ा के जाने पर वो बहुत रोया था, लेकिन उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थीं कि वो अपनी बहन के जाने पर खुश नहीं है, बल्कि सारे भाई खुश नहीं हैं। और बहनों के जाने पर तो कोई भी खुश नहीं होता। वो उनके घर की रौनक थी जो सारी रौनकें समेट कर ले गई थी। कमरे में आने के बाद उसने ज़रान को नहीं पुकारा, जबकि वो आंखों पर हाथ रखे ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो सो गया। इबादत ने आहिस्ता से लाइट ऑफ कर दी। शायद नहीं, यकीनन वो उस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था। बारिक, आप सो गए हैं क्या? जोरिश कमरे में आई तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने आहिस्ता सी आवाज़ में बारिक को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बारिक, सारी बहनें चली जाती हैं, आपके उदास होने से अब वो वापस तो नहीं लौट आएगी ना? उसे अपना घर बनाना है, बसाना है, आपको उसकी कंडीशन समझनी होगी। आपके इस तरह से उदास होने पर वो भी उदास हो जाएगी। उसके बाजू पर हाथ रखे वो उसे समझाने लगी। जोरेश, इज़ा ने गलत किया है, दामियार शाह उसके काबिल नहीं है, वो उसे हर्ट करेगा। दुआ करो मेरी बहन के नसीब अच्छे हों, वो दामियार शाह के साथ खुश रह पाए। वो एक अच्छा इंसान नहीं है जोरेश, वो एक बहुत बुरा इंसान है। वो दुख से कह रहा था। हो सकता है वो हमारी ईज़ा के लिए एक अच्छा इंसान बन जाए, हो सकता है वो बदल जाए। बारिक, वो उसकी बात काटते हुए बोली, ऐसा इंसान किसी के लिए नहीं बदल सकता, वो कभी नहीं बदल सकता जोरिश, कभी भी नहीं। उसने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए किया है। वो जैसे किसी आखिरी नुक्ते पर जा पहुंचा था। बदला? कैसा बदला बारिक? वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ, बदला। वो हमसे बदला लेना चाहता है, अपनी बेइज्जती का। वो दादी से नफरत करता था, लेकिन फिर दादी को हर्ट करने के लिए इस घर में आया, झूठा दिखावा किया, रिश्ते ना होने का ड्रामा किया, हमारे साथ खेल खेला और फिर उसने दादी को हर्ट किया। उसने ईज़ा पर हाथ डाला। हम सब उस पर केस करने वाले थे, लेकिन ईज़ा ने अपने बयान बदल लिए, क्योंकि वो इतने दिनों में आसानी से समझ गया था कि किस तरह ईज़ा को वो अपनी बातों में फंसा सकता है। या शायद उसने ईज़ा को मजबूर किया। वो किसी गहरी सोच में बोल रहा था। अगर ऐसा कुछ होता तो ईज़ा हमें बताती। दामियार, वो उससे मोहब्बत करती है, जोरिश ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं नहीं जानता वो उससे मोहब्बत करती थी या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो हम नहीं जानते। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है। ईज़ा ने हमसे कुछ ज़रूर छुपाया। जिस तरह वो निकाह के वक्त रो रही थी, फिर रुखसती के वक्त जिस तरह वो रो रही थी। मोहब्बत इंसान को हर चीज़ भुला देती है जोरिश। अगर इस शादी से वो खुश होती तो वो कभी ये बात याद ना रखती कि उसके भाई इस शादी से खुश हैं या नहीं। अगर वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही होती तो इस शादी से खुश होती। इसकी तस्वीरें देखो, किसी एक तस्वीर में भी वो ज़रा सा नहीं मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है, हर वक्त छुपा हुआ एक डर। कुछ अजीब सा इसकी आंखों में एक दर्द है, तकलीफ़ है। देखो इसकी तस्वीरों को। वो अपने मोबाइल को निकाल कर उसे तस्वीरें दिखाने लगा। इज़ा की बहुत सारी तस्वीरें थी उसके फ़ोन में। ये सारी तस्वीरें उसे इबादत ने सेंड की थी, और किसी एक तस्वीर में भी वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके लबों पर कोई खूबसूरत सी मुस्कुराहट नहीं थी। एक खौफ सा था, एक अजीब सा डर था
जैसे वो किसी डर के ज़ेरे असर हो। ज़ोरिश कामों में मसरूफ़ उससे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई थी। वो सारा वक्त मेहमानों के साथ कामों में लगी हुई थी। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखते उसे भी अजीब लग रहा था। क्या सच में इज़ा कुछ छुपा रही थी उनसे, या सिर्फ उनका वहम था ये? बारिक, आप इन चीज़ों को ज़्यादा मत सोचें। इज़ा की शादी हो चुकी है, अब वो उस शख्स के पास भी जा चुकी है। कल वलीमे पे हम जाएंगे ना उससे मिलने के लिए, और फिर मुकलावे के लिए वो हमारे साथ आएगी। ये एक रस्म होती है। अगर कोई बात होगी तो वो मुझे ज़रूर बताएगी। मैं उससे ठीक से बात करूँगी इस बारे में। अगर कुछ हुआ तो वो मुझसे छुपाएगी नहीं। वो मुझ पर यकीन करती है बारिक, और मुझे यकीन है ये यकीनन हमारी गलतफहमी ही होगी और कुछ नहीं। लड़की शादी के वक्त जज्बाती हो जाती है। हो सकता है ये भी यही सब कुछ सोच रही हो कि ये हमारे बगैर किस तरह से रहेगी। अब ज़्यादा मत सोचें प्लीज़। वो नहीं चाहती थी कि अब दामियार और बारिक में किसी भी तरह की कोई रंजिश हो, क्योंकि अब मामला उसकी बहन का था। लेकिन बारिक की सोचें ही उसे डरा रही थी। उसके कहने पर वो कुछ बोला नहीं, बस खामोशी से दोबारा लेट गया, जबकि वो भी अपनी सोचों के साथ ही उसके साथ अपनी जगह बना चुकी थी। सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब वो लोग वलीमे पर जाने के बारे में सोच रहे थे, जब उसका फ़ोन बजा। अपने फ़ोन पर डीएसपी साहब की कॉल आती देख वो समझ गया था कि यकीनन उन्होंने शनाया के लिए ही उसे फ़ोन किया होगा। अस्सलामुअलैकुम सुसर जी, सुनाइए क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है अब आपकी? सुना है कराची में आपको ठंड लग गई। फ़ोन कान से लगाते वो बड़े रिलैक्स से अंदाज में सोफ़े पर सीधा होकर बैठा था। ऑफिसर, मुझसे रिश्तेदारियां बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी को किसकी इजाज़त से मेरे घर से लेकर गए हो तुम? हाँ बोलो। वो बेहद गुस्से से धाड़े थे, जबकि उनके गुस्से का असर ज़बर ने हरगिज़ नहीं लिया था। और मैं क्यों किसी की इजाज़त लूँगा डीएसपी साहब? शायद आपको याद नहीं रहा कि मैं यहाँ अपनी मनकूहा को लेकर किसी गैर को नहीं। और मेरे ख़्याल में मुझे मेरी बीवी को कहीं पर ले जाने और लाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत तो हरगिज़ नहीं है। मेरे घर में शादी थी मेरी बहन की, सोचा इसकी भाभी का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं अपनी मनकूहा को यहाँ ले आया। आप घर थे नहीं, आपको भी शादी का कार्ड देने गया था मैं, लेकिन आपकी जगह आपकी बेटी ने शिरकत कर ली। मेरे घर वालों को किसी तरह का कोई गिला नहीं है आपसे, वो पुरसकून अंदाज में बोला। गिला? माय फुट! मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी के अभी मेरी बेटी को वापस मेरे घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम पर किडनैपिंग का केस कर दूंगा। वो बेहद गुस्से से बोल रहे थे। आप किडनैपिंग का केस कीजिए, मैं निकाहनामा दिखाकर केस ख़त्म करवा दूंगा। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, निकाह के बाद बिना किसी वजह के तलाक लेना भी ठीक नहीं समझा जाता, और ऐसे केसेस में लड़की की रुखसती भी लाजिम हो सकती है। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी इस चीज़ पर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपकी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि उसके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, तो आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते तलाक के लिए। अगर आप मुझे तलाक के लिए मजबूर करेंगे तो मैं उल्टा आप पर केस कर सकता हूँ कि आप मुझे मेरी बीवी से बिना किसी वजह के अलहदा करना चाहते हैं। हालांकि हमारे निकाह के वीडियो कॉल पर चश्मदीद गवाह थे आप। आपकी मर्ज़ी से ये निकाह हुआ है, बल्कि आप ही की मर्ज़ी से ये निकाह हुआ है। उन पठानों को पकड़ कर लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो लोग भी हमारा रिश्ता बचाने के लिए मेरे हक़ में गवाही ज़रूर देंगे। और आपने जो मुझे ज़रूरत के वक्त बाप बनाने की कोशिश की है ना, आपकी ये चाल आप पर ही उलट जाएगी। क्या चाहते हो तुम? वो उसकी बात काटते हुए बोले। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी की रुखसती चाहता हूँ। पहले यही सोचा था कि सिर्फ अभी नहीं, लेकिन आपके दिन ब दिन बदलते रंगों पर अब मुझे यकीन नहीं रहा, इसलिए अभी रुखसती चाहता हूँ। मेरी बेटी को तलाक देने का क्या लोगे? वो फिर से उसकी बात काट कर बोले थे। मैं आपकी बेटी को तलाक किसी कीमत पर नहीं दूंगा सयाल साहब, लेकिन अगर आप मुझसे डील करना चाहते हैं तो बताइए। रुखसती का आप क्या लेंगे? वो उल्टा पूछने लगा। मुझसे मेरी बेटी की कीमत लगाओगे? वो धाड़े थे। और आप मुझसे मेरी बीवी की कीमत लगाएंगे? वो रिलैक्स अंदाज में पूछने लगा। पछताओगे ज़बर शाह, बहुत पछताओगे तुम। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि किससे पंगा लिया है तुमने। उनके गुस्से की कोई इंतहा न थी। वो उसे धमकी दे रहे थे, और वो भी खुले लफ्ज़ों में। आप भी पछताएंगे सयाल साहब। मैं हर चीज़ पर ज़िद करने वाला बच्चा नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ की ज़िद हो जाए तो उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही असूल रहा है, जो चीज़ मुझे मिली है वो मरते दम तक मेरी ही रहेगी। मैं अपने भाइयों को अपनी साइकिल तक इस्तेमाल नहीं करने देता था, और आपको लगता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बेहतर है कि आप दिमाग का इस्तेमाल उल्टी सीधी चीज़ों पर करने की बजाय अपनी बेटी की परवरिश पर करें, और जल्दी से जल्दी रुखसती की तारीख निकालें। पहले तो मैं तुम्हारा ये एटीट्यूड ख़त्म करूंगा ज़बर शाह। मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अभी और इसी वक्त। आप बिना किसी ठोस वजह के मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो उनकी बात काट गया। नहीं ऑफिसर ज़बर, मैं तुम्हारी काबिलियत का कायल हूँ, और मैं हरगिज़ तुम्हारा बिना किसी वजह के ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे जैसे जांबाज और बहादुर सिपाही की ज़रूरत ढाका के मासूम लोगों को है। वो इस अंदाज में बोले कि दूसरी तरफ ज़बर के चेहरे पर गहरा साया लहराया। व्हाट द हेल, आप मुझे चोर डाकुओं के इलाके में भेज रहे हैं? वो हैरान रह गया।
तुम्हारी यही ख्वाहिश थी मेरे बच्चे, तुम ही तो कह रहे थे कि सर मुझे ढाका भेज दीजिए, मैं वहाँ के लोगों को सीधा कर दूंगा, चोरी चकारी का नाम तक भूल जाएंगे, तो बस मैंने तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। ओह, तो मतलब अपनी बेटी से मुझे दूर करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे? कोई आसान तरीका नहीं मिला क्या आपको? अब वो संभल चुका था। नहीं, फ़िलहाल मेरे पास यही एक तरीका है और मेरे ख़्याल से बेहतरीन तरीका है। अपनी तैयारी करो। वो कहकर फ़ोन बंद कर चुके थे जबकि सोफ़े की पूँछ से टेक लगाए उसने सीढ़ियों से उतरती सुर्ख लिबास में उस मासूम सी परी को देखा। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो नज़रें ही नहीं हटा पाया। कितनी ही देर उसे देखते देखते वो उसके पास आने का इंतज़ार करने लगा। डीएसपी साहब ने पूरे 15 दिन के बाद वापस आना था और यकीनन वो उसे आज शाम तक ही ढाका ट्रांसफ़र करने वाले थे। ढाका एक बहुत गुंजान आबाद इलाका था। वहाँ डाकुओं और चोरों के अलावा कुछ भी नहीं था और सबसे अहम बात, वहाँ मोबाइल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा मसला था और वहाँ एक दो दफ़ा जा चुका था वो, लेकिन वहाँ पर मुस्तकिल रहने का फ़ैसला उसने अब तक नहीं किया था। ऐसा जंगल और बयाबान इलाका ख़तरे से हरगिज़ खाली ना था और वो सब समझ रहा था कि उसे वहाँ क्यों भेज रहे हैं। वो प्लानिंग कर रहे थे उसके खिलाफ। वो किसी भी तरीके से शनाया को उससे तलाक दिलवाने वाले थे ताकि उसकी शादी उनके अमीर कबीर भांजे से हो जाए। हर बाप की तरह वो भी अपनी बेटी की शादी एक बहुत अमीर और दौलतमंद इंसान से करना चाहते थे, लेकिन ज़बर को आज तक इस चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं। रुपए पैसे ने उसकी ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि उसे कभी ये कमी हुई ही नहीं थी। उसके बाप के पास बहुत पैसा था। अपनी नौकरी से कमाए गए पैसों का वो हर महीने अपनी अम्मी और बहनों के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लाता, जिसे वो खुशी खुशी कबूल भी कर लेती। अब उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसे पैसों की कमी है या अपनी सरकारी नौकरी में वो बाकी भाइयों से बहुत कम पैसा कमाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती नीचे आ चुकी थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। उस पर वो वीडियो कॉल में किसी के साथ मसरूफ़ थी। उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करती वो सामने सोफ़े पर बैठ गई और वो उसकी एक एक हरकत को नोट करता बहुत गौर से उसे देखने लगा।